देखते जाओ आराम से। हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? इट इज ऑल अबाउट चांसेस, या हमारा जो प्रोबेबिलिटी है इट इज गेम ऑफ चांसेस। चांसेस के अंदर भी हम लोग जब चांसेस के बारे में बात करेंगे तो चांसेस कौन से होते हैं? तो उन चांसेस को हम बोलते हैं आउटकम्स। क्या बोलते हैं हम उनको? आउटकम्स। फिर ये जो आउटकम्स है वो आते कहाँ से है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके। वो एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या देते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर हमें ये पता था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जो है सेवेंथ एट में आपने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फिर हमने ये बोला कि फेवरेबल का मतलब क्या होता है? जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, हमारे फेवर में होने वाला जो है वो फेवरेबल होता है ना। फिर हमको एक बात और समझ में आई कि हमको ये फेवरेबल आउटकम जो है वो किस में से चुनना है? टोटल आउटकम में से चुनना है। मतलब फेवरेबल आउटकम कभी भी टोटल आउटकम से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर हो सकता है या तो उससे कम, तो लेस देन और इक्वल टू। फिर उससे पता चला कि भाई ये फिर हमारा प्रोबेबिलिटी तो एक रेशियो है। ये रेशियो में एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। इसमें हमारे पास न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, मिनिमम वैल्यू इज 0। अलाउड क्या क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू? एक प्रॉपर फ्रैक्शन अलाउड है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, या फिर इक्वल टू 1 अलाउड है, या फिर डेसिमल 0 पॉइंट में कुछ तो अलाउड है, या फिर 0 अलाउड है। ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। क्या अलाउड नहीं है? निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, 1 से बड़ी वैल्यू अलाउड नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। इम्प्रॉपर मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो भी अलाउड नहीं है। लिखा। अगर मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब क्या है? 100% गारंटी कि वो होगा ही होगा। सर्टन और श्योर इवेंट, है ना। उनके अब नाम है, अपन कुछ नाम देखते। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है इसमें पहले पहले, और वो समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी और अच्छे से समझ में भी आएंगे। 0 पॉइंट कुछ तो चलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी में डेसिमल में अगर हो रहा है तो वो 0 पॉइंट में ही चलेगा, उसके अलावा नहीं। डेसिमल में 1 के ऊपर गया तो चलेगा नहीं। लो आगे। अब प्रोबेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है? कि 100% गारंटी है कि वो इवेंट होगा ही होगा। इस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, या फिर इसको बोलते हैं सर्टन इवेंट, जिसका हमको पता है कि 100% गारंटी है, 100% गारंटी है होने की। उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन मार्क करा के दे दिए, बोल दिया 100% गारंटी ये आना ही है, इसका मतलब क्या है? कि वो 100% गारंटी आना है, मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1, द इवेंट इज श्योर और सर्टन टू हैपन।
अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कैसे? अब मान लो कि मैंने बोला एक डाइस रोल करते हैं, आप एक गेम खेल रहे हैं स्नेक एंड लैडर का, आपने एक डाइस रोल किया और मेरे को चाहिए हेड्स, ऐसा हो सकता क्या? ये कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है ये? इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या बोलेंगे अपन? इम्पॉसिबल इवेंट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 0। वैसे ही सर्टन इवेंट के लिए, जैसे मान लो कि अपन वापस स्नेक एंड लैडर खेल रहे, डाइस है अपने पास 1 to 6, अब बोला कि कोई भी आया 1 से 6 में तो आपको जो है शुरुआत करने को अलाउड है। आप फर्स्ट टाइम गेम खेल रहे तो आपको 1 to 6 में कुछ भी अलाउड है, वरना यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि हमको एक रूल रखते हैं कि 6 आया तो फिर आप खेल सकते, या 6 नहीं आया तो नहीं खेल सकते, लूडो में रहता ना। अब अगर आपको बोल दिया कि नहीं कोई भी चांस आ गया आपका, आप चला सकते या खेल सकते, तो 1 से लेके 6 सारे अलाउड है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया उसका? 1। तो इट इज कॉल्ड सर्टन और श्योर इवेंट। Impossible event. A dice is rolled and outcome is 7, so it is an impossible event because dice has numbered from 1 to 6 only. वो आपको क्वेश्चन कितने मार्क का आता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं एमसीक्यू के लिए। हाँ, पर लेकिन ऐसे यूजुअल क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के लिए ही मिलेंगे। सैंपल स्पेस लिखने वाले क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना है आपने, ठीक है। अब ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 0। अगर अगर आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0.5, मतलब कि 50-50% चांस है आने के, 50-50% चांसेस, यानी इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली टू हैपन, इक्वली लाइकली टू हैपन। आप देखो, कभी भी कोई भी गेम अगर हो रहा है जिसमें दो टीम्स इन्वॉल्व है, जैसे अगर क्रिकेट का गेम है उसके अंदर कौन पहले बैटिंग करेगा या कौन पहले बॉलिंग करेगा, वो कैसे डिसाइड होता है? टॉस। पर वो टॉस पे दो ही चांसेस है जो इक्वल है, हेड्स एंड टेल्स, क्योंकि इक्वली लाइकली चांसेस हो गए तो दोनों के लिए इक्वल और फेयर चांस है कि आधा चांस इसके पास आधा इसके पास, तो अगर टॉस करेंगे तो बराबर होगा। दूसरा, वैसा का वैसा ही अगर अपन बोलते हैं फुटबॉल है, फुटबॉल में कौन स्टार्ट लेने वाला है उसके लिए भी कॉइन का यूज करके अपन अगर टॉस करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ फेयर चांस फॉर बोथ ऑफ देम, इट विल बी अ फेयर चांस फॉर बोथ ऑफ देम। इसीलिए हम कई बार उसके अंदर एक चीज बोलते हैं अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड कॉइन, ये एक वर्ड कई बार आता है। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? फेयर। अनबायस्ड का मतलब क्या है? फेयर। अब वो टॉस करेंगे तो उसमें दो ही चांसेस है, या तो हेड्स या तो टेल्स। ऐसा बीच में खड़ा रहेगा क्या? वो ऐसे चांस आते क्या? नहीं, वो सिर्फ मूवीज में बताते हो ऐसा, अपने इधर रियल लाइफ के अंदर वो चांसेस नहीं लेते। अभी इसके बाद अगर आपका प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.5, मोर लाइकली टू हैपन, इसके चांसेस जो है 50% से ज्यादा है, मतलब होने के चांसेस ज्यादा है, तो मोर लाइकली टू हैपन, इसको बोलेंगे अपन मोर लाइकली टू हैपन। और जिसका प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5 है इसको बोलेंगे लेस लाइकली टू हैपन, लेस लाइकली टू हैपन, मोर लाइकली टू हैपन। लिखो। पी और ब्रैकेट में ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट।
क्लियर है? जी अगर आप देखिए तो हम जो ये पढ़ रहे हैं ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी स्केल। 0 से लेके 1 तक अगर अपन जा रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी स्केल के बारे में हमारे पास में आया। अगर मैं ये पूरी स्केल के बारे में बात करूँ, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5, तो कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल। यहाँ पर होने का मतलब लेस लाइकली टू हैपन, यहाँ पे होने का मतलब इक्वली लाइकली टू हैपन, यहाँ होने का मतलब मोर लाइकली टू हैपन, और यहाँ होने का मतलब सर्टन और श्योर इवेंट। लेस लाइकली के ऊपर रहेगा तो मोर लाइकली। अभी जैसा कोई बोले, अगर मैं अगर कोई मैच नहीं भी देख रहा हूँ और मैंने सिर्फ पूछा कि 2 टीम्स की मैच चालू है, और किसी को पूछा कि भाई क्या चांसेस लग रहे हैं आपको, और कोई मुझे आके बोलता है कैसा लग रहा है 70% चांसेस है कि इंडिया जीतेगी, मतलब इंडिया के जीतने के चांसेस कम है कि ज़्यादा, उसको बोलते हैं मोर लाइकली टू हैपन। प्रेडिक्शन बताते हैं। तो प्रेडिक्शन से ही हमारे पास में आया कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से आउटकम्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है कि आप हर बार वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो तो आपको पहले से पता नहीं रहेगा कि उसका आउटकम क्या आ सकता है। हाँ, ये पता रहेगा कि कितने में से आउटकम्स है, कितने सारे आउटकम में से कौन सा आएगा वो मैं बोल नहीं सकता। तो जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है ये? पक्का? प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, ये चेक करने के लिए कि रैंडमनेस कितना है। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल इवेंट्स के बारे में पता करने के लिए, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, रोलिंग ऑफ अ डाइस। ये जो नॉर्मल हमारे पास में इवेंट्स है जो हम लोग चेक करते हैं कभी भी चांसेस के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए, पहले उसके बारे में अपन चेक करेंगे। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का? ठीक। अब मान लो कोई मुझे बोलता है कि एक कॉइन टॉस किया है, 1 कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है इसके? या तो हेड्स या तो टेल्स। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें? एस, इसका मतलब होता है सैंपल स्पेस। फिर इसको इज इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं। कौन से ब्रैकेट्स बनाते हैं? ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये बेसिकली अब क्या कर रहे हैं, अपन एक सेट बना रहे हैं, किसका? सैंपल स्पेस का, कि क्या क्या पॉसिबल है वैल्यू सब लिखना है अपने। तो ये एच फिर कॉमा दे करके टी, ये हमारा एक सैंपल स्पेस बन गया जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने बना लिए। फिर इसमें जो टोटल चांसेस है, टोटल चांसेस जो है उसको बोलेंगे एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। अब वही अगर मैं बोलता हूं कि मुझे जीतने के लिए हेड्स चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, तो हेड्स आने के चांसेस कितने होते हैं हमारे पास? इवेंट 1 एक ही चांस है, तो इसका इवेंट का टोटल चांसेस कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? एक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 1 अपॉन number of favorable outcomes upon number of total outcomes, that is 1 upon 2। इस केस में आया 1 upon 2। हमेशा 1/2 रहेगा क्या? ऐसा बोलूंगा मैं नहीं। सेम अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 और तो एन ऑफ एस कितना हो गया? और मुझे बोला कि एक आप प्रोबेबिलिटी निकालो एक इवेंट की जिसमें इवेंट दिया हुआ है इवन नंबर,
तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट। तो ये इवेंट के लिए क्या क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल, 4 पॉसिबल, 6 पॉसिबल। तो n of this event is, so probability of this event is n of e upon n of s, 3 upon 6, 1 upon, चलो लिखो इसके नीचे E1 मतलब पहला इवेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स रहेंगे मल्टीपल, तो E1, E2, E3 ऐसा ले लेंगे अपन। कई बार ऐसा होता है कि 2 डाइस रोल कर दिए या 1 डाइस रोल कर दिया और अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे, तो उसके लिए E1, E2, E3 ले लेना। ये हमेशा कैपिटल से लेना है, जो भी इवेंट बता रहे हैं आप कैपिटल से। आप ABCD भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, E1, E2 ले लो, बेटर है। लिखा। अब देखो एक्सरसाइज सेट 7.1, लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस टुडे। एक्सरसाइज सेट 7.1, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन, rank the following events on a scale from 0 that is impossible to 1 that is certain event. Label each event either impossible, less likely, equally likely, even chance, more likely, certain. Give reasons why you gave each event its ranking. The next Monday will come after Sunday. Certain event मालूम है 100% गारंटी संडे के बाद ही आने वाला है, ठीक है। It will snow in Mumbai in July. Impossible event. An elephant will walk through your classroom today. Impossible event. You will greet at least one friend at school tomorrow. More likely to happen बोल सकते हैं अपन, कम से कम एक दोस्त को तो आप मिलेंगे ही, है ना। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके 15-20 दोस्त 15-20 के 15-20 एब्सेंट हो, है ना। पर फिर भी हम बोलेंगे कि भाई मोर लाइकली मतलब 90% चांसेस है, 99% चांसेस है, जो भी है।
और किसके लिए? एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो ले लो आप। सर्टन इवेंट बोल दो उसको, ये बोल के कि भाई कोई ना कोई तो दोस्त आपका होगा, सभी स्कूल दोस्त है ना। अभी देखो अगेन पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। एक ये तरीका है कि भाई हम ये बोल रहे हैं स्कूल आप जाते हो, आपके सभी दोस्त होंगे तो कम से कम एक दोस्त आपको मिल ही जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप ये बोल रहे हो कि आपके सारे दोस्त नहीं है, कुछ लिमिटेड दोस्त है, और गलती से अगर नहीं आए तो चांसेस है कि भाई आप एक को भी नहीं मिलेंगे। इट विल डिपेंड, जैसा आपको बताया वैसा आप समझ लो। बट मैं ये बोल सकता कि मोर लाइकली टू हैपन तो है डेफिनेटली, मोर लाइकली से श्योर इवेंट के बीच में कहीं पर वो आ सकता है। आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, ये आपको सिर्फ समझने के लिए है क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर है कि उसका मतलब क्या होता है। संडे के बाद का मंडे वाला तो है ही। हाँ हाँ, तो वही है, उसके अंदर चांसेस सारे देखने के लिए गए अपन। तो ऐसा है कि अगर आप वर्किंग डे की बात करेंगे तो मिलेंगे, संडे रहा तो फिर नहीं मिलेंगे, पब्लिक हॉलीडे रहा तो भी नहीं मिलेंगे। तो वही है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जिसको कंसिडर नहीं किया गया है। अगर अपन कंसिडर करते तो हम ये बोलेंगे कि भाई ज्यादा चांसेस है मिलने के, अगर आप स्कूल जाते हो तो ज्यादा चांसेस है मिलने के, है? अब उसके बाद में आता है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का। जैसे अभी अपन ने ऑलरेडी देख लिया फॉर्मूला, उसमें अपन ने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिर फेवरेबल आउटकम्स, ये सब भी देख लिए। अगर आपको ऐसा दे दिया तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे क्या? अगर आपको बोला कि भाई एक कॉइन को 50 बार टॉस किया, कितने बार टॉस किया, और 10 बार हेड्स आया है, तो बताओ हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी? उन्होंने बोला कि 50 बार कॉइन को टॉस किया और 10 बार हेड आया है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? 10/50, 1/5। जैसे मान लो एक डाइस है, उसको 50 बार रोल कर दिया, एक डाइस को 50 बार रोल किया और 4 आया 8 टाइम्स। 4 कितने बार आया? आपने बोला कि भाई डाइस रोल्ड 50 टाइम्स और 4 अकर चांसेस जो है वो 8, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 विल बी 8/50। कितना? 2 से करेंगे तो 4/25। इससे अच्छा है अपने पास में कि अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16/100, 0.16। और अपने को डेसिमल बोलेंगे तो डेसिमल करना, नहीं तो फिर क्या करना है, सीधा सीधा अपने फ्रैक्शन में ही रख देना है। इधर स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेंगे। आपने एक बार चेक कर लेना क्या बोलते हैं, 4/25 चला देते तो 4/25 है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चंस अपने को है जिसमें वो बता देंगे कि भाई हमारे पास में डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में बताएंगे कितने बार वो हो रहा है। अब कितने बार हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने टोटल चांसेस का फ्रीक्वेंसी क्या है और अपने आने का फ्रीक्वेंसी क्या है, उस हिसाब से वो बता देते हैं ना। अब अगर आपको ऐसा बोला कि डाइस के जैसा ही हमारे पास में कॉइन्स है, कॉइन्स को टॉस तो कर रहे, लेकिन वो जो कॉइन्स है वो एक नहीं 2 कॉइन्स है। ऐसा बोला कि 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, 2 कॉइन्स टॉस्ड, तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी उसकी? हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। और अब मेरे को बोला उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकालो आप ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या होता है? कम से कम एक हेड, एक हेड भी चलेगा, 2 हेड्स भी चलेगा। तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये इवेंट जो है इसके अंदर एटलीस्ट 1 हेड HTTH और HH।
2 हेड्स कैसे ले लिए अपन ने? तो एटलीस्ट बोला, और वो भी 1 बोला था। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। जैसे आपको उसमें क्वेश्चन बोला था कि भाई आप जो है अगर स्कूल जाओगे तो कम से कम एक दोस्त को मिलोगे, कम से कम एक, ज्यादा से भी मिल सकते। अगर स्कूल शुरू है और आप जा रहे हो और आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप कम से कम एक दोस्त को मिलोगे ही मिलोगे। अगर स्कूल नहीं है, पब्लिक हॉलीडे है, तो अपन बोल नहीं सकते कि आप मिलेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया? n ऑफ e 3। यहाँ पे n ऑफ s कितना हो गया? 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ e कितने हैं? 3, और ये कितना है? 4। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी? 3 अपॉन 4। लिखो। मैक्सिमम केसेस में तो अपने को डायरेक्ट डायरेक्ट देंगे वो, पर कुछ कुछ केसेस में अपने को सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, चांसेस लिखने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत अच्छा रहने वाला है, 12 से 14 मार्क मिनिमम आउट ऑफ 80 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी का चांसेस बहुत अच्छा है आने का, सर्कल्स का भी है, डेफिनेट है, बट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर ऐसा है, आप भले ही बोल दो कि बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए, बट अगर हम लोग बात करें, ये फील्ड जो है प्रोबेबिलिटी की, ये अपने को पूरे लाइफ टाइम सबसे ज्यादा यूज केसेस के अंदर आता है। हम लोग रियल टाइम में सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसके ऊपर चांसेस है कि क्वेश्चन ज्यादा बनने ही चाहिए। हाँ ठीक है ना, मैं आपको बता रहा कि प्रोबेबिलिटी का वेटेज जो है, अगर आपका 80 मार्क का पेपर होता है तो मिनिमम 12 to 14 मार्क्स आपको आने ही है। रीजन है कि आपके चैप्टर्स 7 है, इनको चैप्टर्स 9 है ना, 8 है। हाँ, तुमको 7 है टोटल, तुम लोगों को 8 चैप्टर्स है, 9 है, 8 चैप्टर्स अगर मैं लूँ और 80 मार्क्स के हिसाब से अगर बाइफरकेट करूँ तो 10 मार्क ईच। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, सारे के सारे इक्वल वेटेज पे जाएंगे। PT1 के जो चैप्टर्स है उसके थोड़े बहुत वेटेज कम ज्यादा हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का वेटेज 10 बोर्ड्स के अंदर भी काफी अच्छा है, अपने को भी काफी अच्छा ही रहने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़ करके रखो, आएगा। सब कुछ बोल नहीं सकते, इक्वल लाइकली रहेंगे सबका, सारे चैप्टर्स इक्वली लाइकली रहेंगे। रीजन है 8 चैप्टर्स है आपके, तो बाइफर्केशन इक्वली लाइकली हो जाता। हाँ, आपका जो सीक्वेंस सीरीज वाला है, प्रोग्रेशन वाला पार्ट है, उसमें के चांसेस है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस कम दे, इसके बढ़ा दे, बट डिपेंड करता, ऐसा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। आता ही आता सर्कल डेफिनेटली ज्यादा आएगा। रीजन है कि सर्कल में थ्योरम्स अच्छे हैं, बड़े हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो अलाउड होंगे अपने। हाँ चलो लिख लिया ये। हाँ हो सकता है ना, अगर अपन ने 10 बार फ्लिप करा कॉइन को तो वो बताएंगे हेड कितने बार आने वाला है प्रोबेबिलिटी के, वो खुद ही बता देंगे। क्या बोल रहे? क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग होता है। अगर आपने ऐसा बोला कि मैंने कॉइन को 10 बार फ्लिप किया और उसमें से हेड 4 बार आया, बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी हेड की? 4/10। लेकिन अगर मुझे ये बोला किसी ने कि भाई 11 बार प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, तो वो फिर से 1/2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट आपका जो आप रिपीट कर रहे हो, हर बार रिपीट करने पे इक्वली लाइकली चांस होने वाला है उसका, तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ डेटा दिया है तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी में बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? बिकॉज अब मेरे पास ये कि एविडेंस आ गया है कि 4 बार हेड आता है, कितने में से? 10 में से, इसीलिए प्रोबेबिलिटी दिया है 4/10। अच्छा अभी देखो, अपने पास में अगर एक डाइस दिया हुआ है, इसको रोल किया, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या आने के चांसेस है?
इसके सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, ये सबके सब जो है, सबके सब जो हमारे पास में है इक्वली लाइकली आउटकम्स होने वाले हैं। दो आउटकम्स में 0.5 पे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, बराबर। अब अगर अपने सबके सब एक जैसे है, मतलब कि सबके प्रोबेबिलिटीज विल बी सेम, आने के चांसेस विल बी सेम। यानी क्या, अगर मैं बोलता हूं 1 आने का चांस कितना है, 1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का, 5 का भी, और 6 का भी। मतलब हर एक का जो चांस है वो कितना है, इक्वल है आने का। तो हमारे पास जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है वो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके हर एक के फेयर चांसेस होते हैं आने के, और सेम चांसेस होते हैं आने के, ताकि जब हम उसको रिपीट करें तो हमें एग्जैक्टली पता ना रहे कि क्या आने वाला है, किसी के भी आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे 52 कार्ड्स है, वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं ना, वो कार्ड्स में अगर 52 कार्ड्स लिए तो कौन सा कार्ड आएगा पता है क्या आपको? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 आउट ऑफ 52। हाँ, उसमें से अगर आपने बोला कि मुझे फेस कार्ड चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा चांसेस बढ़ा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एसेस चाहिए, तो थोड़े से चांसेस बढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे कि भी रेड कलर के कार्ड चाहिए, तो चांसेस बढ़ सकते हैं। कैसे पता चलेगा? जो कार्ड्स होते हैं उसमें होते हैं दो कलर्स, रेड और ब्लैक। रेड के अंदर हमारे पास में दो सूट्स होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट्स। और ब्लैक में दो होते हैं, एक होता है क्लब्स और एक होता है स्पेड्स। इन सब में जो है, इन सब में जो है हमारे पास में 4 फेस कार्ड्स होते हैं। कौन से? 4 नहीं, 3 ही रहते फेस कार्ड्स। 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। फेस कार्ड्स का मतलब जिनके ऊपर चेहरे बने हुए उनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। फिर एक एस कार्ड होता है, इक्का जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ए लिखा होता है ना। और फिर बाद में होते हैं नंबर्ड कार्ड्स, कहां से लेके कहां तक के, 2 से लेके 10 तक के, ऐसे 9 नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। नंबर्ड कार्ड्स जो है वो 9 हर एक में है। तो अगर मैं बात करूं फेस कार्ड्स टोटल कितने हैं, 3 3 3 3 12। अगर मैं बोलूं एसेस कितने, तो 1 1 1 1 4। नंबर्ड कार्ड्स 9 9 9 9 36। ठीक है, लिख लो। क्या होता कि अपने पास में कई बार अगर आपने गेम खेला होगा तो पता नहीं, गेम्स रहते हैं ऐसे बहुत सारे। एक गेम होता है 2 डाइस का, जिसको बोलते हैं 7 अप 7 डाउन, कि आपने 2 डाइस को रोल किया और फिर उन दोनों का एडिशन देखा, या तो 7 के ऊपर या तो 7 के नीचे। अब अगर 3 बार 7 के ऊपर एडिशन आ गया, 3 बार 7 के ऊपर एडिशन आ गया, तो एक सोचता कि अब तो 7 के ऊपर एडिशन आएगा ही नहीं, अब तो 7 से कम ही आएगा। दूसरा सोचता अब 3 बार आ गया, शायद चौथी बार भी आ ही जाए। लेकिन ज्यादा करके क्या सोचेंगे कि जब 3 बार कंटिन्यू ये आ चुका है तो अब ये आएगा नहीं, बाकी और कोई कुछ आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं गैमलर्स फैलेसी। बेसिकली क्या होता, प्रोबेबिलिटी जो हमारा टॉपिक है, ये मैथ्स में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इंट्रोड्यूस ही गैमलिंग के थ्रू हुआ था। इट वॉज मोर ऑफ यूज्ड या मोर ऑफनली यूज्ड फॉर गैमलिंग। बाद में इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड किया और अच्छे से इसका जो है यूटिलाइजेशन किया गया। उसमें कैसा रहता है कि भाई बहुत बार अगर आप ऐसा भी कर लो कि आप डाइस रोल कर रहे हो, किसी के साथ में खेलो और बहुत सारे मूव्स आप लिख लो, तो क्या होता है कई बार फिर आप पैटर्न बनाते हैं कि 10वें चांस में तो 6 आ ही रहा, 10वें चांस में तो 6 आ ही रहा, और ऐसा होता है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है,
हर एक के चांसेस आने के एक जैसे है, और कोई भी चांस आ सकता है या कोई भी इवेंट हो सकता है, ऐसा आप कोई भी बोल नहीं सकते कि क्या आने वाला है या क्या आने वाला नहीं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज सेट 7.2। A teacher mixes a large bag of sweets of different colors and randomly selects a sample of 30 sweets. She counts the number of sweets of each color. 10 red, 8 green. अब वो बोल रहे 10 red, 8 green. टोटल स्वीट्स कितने हैं? रेड वाले कितने हैं? ग्रीन वाले? और फिर येलो वाले और ब्लू वाले? ठीक है, टोटल 30 है क्या? ये एक बार चेक कर लो। 10 + 8 18, 18 + 7 25 + 5 30। अब वो पूछ रहे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगा? पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल में यहाँ पे क्या है ग्रीन के लिए? 8। टोटल कितना है? 30। तो 2 4 जा 2 15 जा, दैट्स इट। दूसरा, if there are 600 sweets in total in the large bag, estimate how many are likely to be yellow based on the sample results। ये तो हो गया। अब उनका बोलना है कि भाई अगर 30 में से 7 येलो है, 30 में से 7 क्या है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कितना होगा? 7/। अब वो बोल रहे अगर आप 30 में से निकालोगे तो येलो कितने निकलेंगे? 7। इफ टोटल स्वीट्स इज इक्वल टू 600 एंड प्रोबेबिलिटी इज सेम, तो फिर हम ये बोलेंगे कि भाई येलो स्वीट्स अपॉन 600 इज इक्वल टू 7/30। 30 में से 7 है तो 600 में से कितने? हमने यही बोला था प्रोबेबिलिटी क्या है? एक रेशो है। क्या है प्रोबेबिलिटी? एक रेशो। वो क्या बता रहा है कि आपको जो एक सैंपल दिया है 30 का, उसमें से कितने येलो आ रहे हैं? 7 आ रहे। अब आप बोल रहे हैं कि भाई वही सैंपल को हम लोग रेफरेंस पकड़ रहे हैं, अगर 30 में 7 आते हैं तो बताओ 600 में से येलो वाले कितने होंगे? 600 में से येलो वाले कितने? आप इसको चाहिए तो लिखने के लिए बोल सकते हैं लेट नंबर ऑफ येलो स्वीट्स बी x, नंबर ऑफ येलो स्वीट्स बी x, therefore x upon 600 will be equal to 7/30। so 7 into 600 upon 30, 1 जा 100। so 600 अगर लेते हैं तो 140 स्वीट्स विल बी येलो स्वीट्स। लिख लो। हाँ, 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 डेसिमल में लिखने का जरूरत ही नहीं है। जब तक आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी डेसिमल में, गिवन कंडीशंस में डेसिमल में नहीं दिया है, तो फिर आप नॉर्मली लिख सकते हो उसको फ्रैक्शन में।
डन। बस कुछ नहीं, हो गया खत्म, अपने मालूम है प्रोबेबिलिटी सेम है। ये ऐसा लिख दो ना, total sweets is 600 and probability is same, net number of yellow sweets be x, therefore x upon 600 is 7 upon 30, डायरेक्ट लिख दो ना आप। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया ना आपने उसको 600 को, तो एक ही बात है, अपन ने मल्टीप्लाई किया ना। कुछ भी मत लिखो, सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। आपको जो दिया है टोटल उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। आपको अगर और बड़ा कोई देते हैं तो प्रोबेबिलिटी से सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कभी कि टोटल 1000 बल्ब्स है एंड 0.006 आर डिफेक्टिव, is probability of defective bulbs। तो बताओ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे? तो डिफेक्टिव बल्ब्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिफेक्टिव बल्ब्स will be probability of the event into n of, probability of the event into n of। कैसे आया ये? हमको पता था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। तो ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ई विल बी प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल, प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल। तो ये कितना होगा? 0.06 इंटू 1000, कितना आ गया? सॉरी, एक जीरो और है, 0.006 से तो 6। अब मैंने आपको डिफेक्टिव का पूछ लिया, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे फिर? 994। 1000 में से 6 आप माइनस कर देंगे। यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन फॉर एमसीक्यू, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है। अब उसके अंदर क्या है? डेसिमल है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 6, 60, 600, 6000, लिख लो। और अगर आपको बोलते हैं कि हर बार डेसिमल में निकालना है तो आपने निकालना, अगर आपको कंपल्सरीली नहीं बोलते हैं तो आपने निकालना। एक्सरसाइज का नहीं, ये मैंने दिया मन से, लिख लो एक बार वैसे। डन, बोलो, लिख लिया ये? आगे चलते। A survey is conducted at a school where a random sample of 40 students is asked
about their favorite club. The responses are 14 students science club, 11 students arts club, 9 students sports club, 6 debate club. 14 किस में है? साइंस क्लब. 11 किस में है? आर्ट्स क्लब. 9 किस में है? स्पोर्ट्स क्लब. और 6 है डिबेट क्लब. ठीक है. अब assume there are 800 students in the whole school. अब उन्होंने क्या करा है, ये सैंपल लिया है 40 का और बाद में इसी को वो 800 के साथ में कंपेयर करने वाले. 40 लोगों का सैंपल निकाला तो उसमें ये निकल गया होगा. अब what is the probability that a randomly chosen student from the sample prefers the art club? Probability of arts club. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल कितना है आर्ट्स के लिए? 11. टोटल कितना है? 40. सो प्रोबेबिलिटी 40 में भी उतनी ही रहेंगी और 800 में भी उतनी ही रहेंगी, बदलेंगी नहीं. यूजिंग द सेम सैंपल रिजल्ट्स एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल आर लाइकली टू प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब. अब स्पोर्ट्स क्लब की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? probability of sports will be 9 upon 40. So total students preferring sports will be 9 upon 40 multiplied by 800. 9 upon 40 multiplied by 800. देखो पुराना जो क्वेश्चन था ना आपको, मैंने उसके अंदर आपको बताया कि रेशियो को अपन इक्वल करके सॉल्व कर रहे यहाँ पे, बराबर. यहां पर भी अगर आपको 600 दिया है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि हाँ 7/30 इंटू 600. दोनों भी चीजें सेम ही है. अब कैसे आपको कौन से सेक्शन में क्या करवाते हैं किसके स्कूल में, तो आपको एक बार चेक कर लेना. ये 41 तो ये हो गया 100. मतलब अगर 40 बच्चों में 9 बच्चे स्पोर्ट्स क्लब में हैं तो 800 बच्चे में से कितने हैं? 180 स्टूडेंट्स विल प्रीफर स्पोर्ट्स क्लब. बाकी आपकी मेरे को नोटबुक्स दे दो एक बार, किस तरीके से लिखा होगा तो है. वैसे ही है. अरे कि इसमें आपको सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला है और फिर बाद में आगे चलो. क्वेश्चन नंबर 3. टॉस अ कॉइन 20 times and record the result each time, heads or tails. अब वो पूछ रहे हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड्स. हेड्स कितने बार आएगा आपको? अपने को आधे बार हेड्स आ सकते हैं, आधे बार टेल आ सकते हैं. हमें एग्जैक्टली पता तो नहीं है. हम ये बोलेंगे कि भाई हेड्स आने के चांसेस कितने हैं? हाँ 1/2. अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक बार कॉइन को टॉस किया तो आने के चांसेस 0.5, तो 20 बार करूंगा तो कितने? 20 इंटू 0.5 जो हमने यहाँ पर करा. If
कॉइन इज फ्लिप्ड और टॉस्ड 1 टाइम, तो हेड्स के चांसेस कितने होते हैं? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज 1/, so now getting total heads in 20 tosses कितना होगा? 1/2 into 20, that will be 10 times. 10 बार हमें हेड्स मिल सकता है, वैसा ही हमें 10 बार टेल्स मिल सकता है. हमने सैंपल स्पेस के हिसाब से काम किया था. इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने हमें बताया था कि भाई कितने 40 के सैंपल में से 9 बच्चे स्पोर्ट्स वाले हैं, तो बताओ 600 में से कितने. यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी, अब एक्चुअली तो होना ये चाहिए, पर कुछ और भी हो सकता है. क्या वो अलग चांस है ना. दूसरा, वैसे ही अपन बोलेंगे नाउ गेटिंग टेल्स के लिए क्या होगा फिर? वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स विल आल्सो बी 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स गेटिंग टेल्स इन 20 टॉसेस के लिए लेंगे तो कितना आएगा? 1/2 into 20, that will be again 10 times. हमको अगर ऐसा बोल दे वो कि 20 बार कॉइन को टॉस किया और 8 बार हेड्स आया है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 8/20 लूंगा. बट अगर नहीं बताया है तो मेरे लिए हर बार क्या चांस है उसका? 1/2. अब अगर कोई बोले 21वें बार टॉस करने पे हेड्स आने के चांस क्या आएगा? 1/2. वो कितनी ही बार आ जाए, कौन भी नंबर का टॉस हो, हर एक में चांस कितना रहेगा? 1/2. तीसरा बोल रहे कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या होगा हमारे पास? होता हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 1/2, क्योंकि इवेंट में क्या क्या पॉसिबल होता है. टोटल आउटकम है हेड्स और टेल्स. हेड्स आने की चांसेस 1 आउट ऑफ 2, तो 0.5 या 1/2. 1/2 into 20, तो ये 20 टाइम्स 20 टॉसेस. अगर ऐसे दिए तो आप वैसा लो फिर. यूजुअली अपन जब जाते तो हम यही बोलते कि हमारे पास जो सैंपल दिया है उसके हिसाब से हम चल सकते हैं आगे. आप कोई भी इसमें जाओगे, आपको बोला कि भाई 20 बार अपन कर रहे, तो अपन यही बोलेंगे कि भाई हेड्स कितने बार आ सकते हैं? 10 बार. और टेल्स कितने बार? 10 बार. क्यों रीजन है उसका? क्या रीजन है उसका? सेम रीजन. अगर एक का सैंपल स्पेस लेते हो आप, तो एक में 0.5, तो 10 में 5. जैसे हम ऊपर के 2 क्वेश्चन कर रहे थे, उसके अंदर भी हम यही कर रहे थे कि छोटे सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, और वही प्रोबेबिलिटी हर बार हर एक के साथ चलने वाली. चले आगे. चौथा है इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स? 1/2. आप कितने भी बार जाएंगे तो उतने भी बार में 1/2 ही आएगा, चेंज तो होने वाला नहीं. फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? 1/2. एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो हमारे पास में हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के बाद में जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो अपने पास में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते कितना है जो दिया हुआ रहता है, मतलब डेटा हमारे पास प्रेजेंटेड जो है उसके बेसिस पर. एक्सपेरिमेंटल में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद. चलिए आगे. हाँ ठीक है ना, नहीं पूछेंगे तो अच्छा है. Question number 4. Toss a paper cup into the air 100 times. After each toss, record whether the paper cup lands
ऑन इट्स बॉटम, अपसाइड डाउन, ऑन इट्स टॉप और ऑन इट्स साइड। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप जो है पेपर कप को उड़ाओ ऊपर और देखो कि वो ऐसे नीचे आया है या ऐसे आया है या फिर ऐसे आया है, साइड से गिरा है। हाँ, कैसा भी साइड से, राइट साइड, लेफ्ट साइड, उधर के साइड से, इधर के साइड से, ठीक है। उनका बोलना है या तो अपसाइड डाउन या तो टॉप और अप, ऊपर नीचे, सीधा गिरा, उल्टा गिरा या साइड में गिरा, ठीक है। असाइन प्रोबेबिलिटीज टू द आउटकम्स बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या करना है, आपने अपने पेपर कप लेना है, उड़ाते जाना है 100 बार और हर बार उसको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद में हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख लेना है, ठीक है। कर लेंगे तुम आज घर पे जाके करना है तो कल करना, 15 अगस्त है ना। 100 बार करना है तो आपने क्या करना है, 10 बार करके चेक कर लेना फिर, और क्या। What is the probability of getting an even number when rolling a 6-sided die? अगर एक 6 साइड का डाइस को रोल किया अपन ने तो क्या होगा, तो n ऑफ s क्या हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की। किसकी निकालनी है, तो इवेंट वो जो है इवन नंबर का 2, 4 और 6। n ऑफ e कितना है, 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज n ऑफ s अपॉन n ऑफ e अपॉन n ऑफ 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। हाँ, अच्छा पहले मैंने एग्जांपल उसका ही लिया था ना, लिख लो आपस एक बार, लाइन से लिखे रहे तो। 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। लिख लिए। Suppose you roll a 6-sided die 12 times and get a 3 times. देख, P of E is equals to N of E upon N of S. N of E upon N of S. देखो, अब theoretical और experimental probability का क्वेश्चन ही आया अपने को, तो अपन और अच्छे से समझ सकते हैं। हमको बोला है उन्होंने, सपोज यू रोल अ 6-sided die 12 times। अब अपन ने एक डाइस को 12 बार रोल किया है और 3 जो है वो 3 टाइम्स आया है। 12 टाइम्स में 3 टाइम्स आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा, 3 अपॉन, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 12। दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1/4। लेकिन अगर मैं बात करता हूं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, किसकी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल। अब अगर थ्योरेटिकल के लिए बात करूं मैं, तो इसमें पूरा गेम कैसा है, आपका जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपका n ऑफ s कितना होगा। अब इवेंट का जो है वो है 3 आने का चांस, n ऑफ e कितना है, 3, सॉरी 1, n ऑफ e विल बी 1। अब इसके अंदर मैं जाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 1 अपॉन n ऑफ e अपॉन n ऑफ s, यानी 1/6। एक अगर आप चांस ले रहे हो तो उसमें 1/6, तो 12 में कितना आना चाहिए फिर उसके चांसेस है, 12 में चांसेस कितने होने चाहिए थे, 2। 12 में अगर मैं देखूं तो चांसेस कितने होने चाहिए थे, 2। थ्योरेटिकली 2 होने चाहिए थे, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमें उसके एविडेंसेस मिल गए कि 3 बार आया ही है, इसलिए प्रोबेबिलिटी वहां पे 3/12 आया। समझ में,
जो हमारे पास पहले के जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसके अंदर क्या किया था, छोटा सैंपल दिया था आपको, वो थ्योरेटिकली था अपने पास में, या फिर आप बोलो एक्सपेरिमेंटली लिया था, और फिर उसी को उन्होंने पूरे के पूरे सैंपल के लिए गिनने के लिए बोल दिया। तो हमने पूरे 600 के 600 बच्चे गिने, क्या कौन कौन क्या क्या ले रहा, नहीं, हमने ये पकड़ लिया कि 40 में क्या है तो 600 में वही होगा। लिखो, एक्सपेरिमेंटली हमें बताया गया कि पूरे के पूरे जो डाइस अपने पास में 6 वाले हैं उसको रोल किया 12 बार, 12 बार रोल करने पे 3 कितने बार आया, 3 बार आया, तो उसका प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल कितना हो गया, 1/4। वही अगर थ्योरेटिकल आप बता रहे हो तो थ्योरेटिकल में क्या है, 6 आ सकते चांसेस, 6 में से 3 कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, इसके लिए थ्योरेटिकली उसका क्या है प्रोबेबिलिटी 1/6। और अगर हमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं करके बताते और बोलते कि बताओ 12 चांसेस में कितने बार 3 आ सकता है, तो हम क्या बोलते थे, 2 बार आ सकता है, 1/6 इंटू 12। समझा क्या, देखो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो हमारे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है वो क्या है। थ्योरेटिकल मतलब हमारा ये अजम्पशन है कि सारे ही जितने भी चांसेस है वो फेयर चांस है, सारे चांसेस क्या है, फेयर चांस है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते अपन, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अपने को एक्चुअली पता चलता कि क्या है। अगर हम लोग डेटा छोटा ले रहे, जैसे कि 12 बार टॉस किया या 12 बार रोल को डाइस को रोल किया, तो उसमें हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट वाली जो प्रोबेबिलिटी है और हमने जो अज्यूम की प्रोबेबिलिटी वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रिपीटेशन को बढ़ाओगे, वैसे वैसे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो पास में आती जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, वो बोल रहे कि अगर अपन ने जो डाइस को रोल करना था 12 बार किया ना, 60 बार किया तो क्या होगा, 600 बार क्या होगा, और 6000 बार किया तो क्या होगा। अब आप देखो तो प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना था 0.75, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया, 0 पॉइंट लेंगे तो 1.66 चलता है, 16.66 के आसपास समझो अपन, हाँ 16.66 अपना आता ना, 1/6 करेंगे तो 0.16666 या 0.17 बोलो या 0.167 बोलो, जो बोलना है आपको। तो आप देखो ये प्रोबेबिलिटी कम है और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, 0.25, सॉरी, बराबर। तो होगा क्या, जैसे जैसे आपका रिपीटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी 0.25 की 0.16 के तरफ जाते जाएंगे। मतलब 6000 के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो पास में आती जाएंगी। मतलब वैल्यू जो है वो, जो इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा ना, इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, बताया आपको, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। बेसिकली होता क्या है, ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट किया गया है अपने पास में, आप अगर थ्योरेटिकली अज्यूम कर रहे हो कोई चीज को, 6 चांसेस है, हर एक को इक्वल चांस मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, फिर जब एक्चुअली आप खेलते हो तो मालूम पड़ता है कि कई बार कोई डाइस के अंदर कोई नंबर ज्यादा आ रहा, कोई कम आ रहा। लेकिन अगर ये रिपीटेशन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बहुत बढ़ते जाएंगे, तो आखिर में ये होगा कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल आपके दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, एज नंबर ऑफ रिपीटेशंस increase
experimental probability, experimental and theoretical probability will become equal. और इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. लिख लो. समझा? So this was the basic difference between experimental probability and theoretical probability. Theoretical is based on assumptions and experimental is based on actual experiment or actual evidence. तो उसमें डिफरेंस आ सकता है क्या? डेफिनेटली आ सकता है. कब आ सकता है? जब हमारे पास में नंबर ऑफ चांसेस यानी नंबर ऑफ रिपीटेशंस कम है तब. जैसे जैसे नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा? आपका थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू सेम होते जाएगा. नहीं नहीं, आपको सिर्फ बताना है कि क्या होने वाला है. क्या? वो तो दिए ही ना, वो करना ही है ना. नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है, आप अगर रिपीटेशंस बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वो अजम्पशन जो हमने किया था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, उसके पास तक जाता है. ये एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला है. क्योंकि उसमें क्या था कि इट इज सो ऑब्वियस फॉर अ मैथमेटिशियन, अजम्पशन करने के बाद उसको परफॉर्म करके चेक करने की कोशिश कर सकता है अगर पॉसिबल है तो. जिसमें कि इसमें तो बहुत इजी था. आप रोल करते जाओ करते जाओ करते जाओ. अभी तो अपने पास टाइम नहीं, दिवाली में अगर आपके पास रहा तो आप करना. ऐसे ही नॉर्मली अगर आप वो पेपर कप का भी उन्होंने क्यों बोला, इसीलिए बोला 100 टाइम्स के लिए. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस. जैसे नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ाते हो तो एक्सपेरिमेंटल और अजम्पशन सेम होते जाता है. चलो, एज नंबर ऑफ रिपीटेशन एन ऊपर है. एज नंबर ऑफ रिपीटेशन इंक्रीजेस, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी विल बिकम इक्वल. ठीक है. मैथ्स के अंदर किधर भी टी के बाद में ए टी आई ओ एन आया तो ऊपर एन लगा देते हैं. बिटवीन रहा तो बी ई टी एन लगा देते हो. थ्योरम रहा तो टी एच और ऊपर एम. एक्सरसाइज सेट 7.3 ये अपन अब कर चुके, यही वापस क्वेश्चंस आए अपने. देखो अब सिंपल वाले क्वेश्चंस. व्हेन अ सिंगल 6-sided die is rolled, what is the total number of possible outcomes in the sample space? बताओ सैंपल स्पेस कितने कितने आउटकम्स होंगे टोटल? अगर एक डाइस रोल किया 6 हो गया. 1 2 3 4 5 6 आप लिख लेंगे. For the following experiment, write down the sample space. Rolling a die and tossing a coin together. Rolling a die and tossing a coin. ये दोनों साथ में किया जा रहा है तो क्या क्या पॉसिबल है? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6. टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6. लिख लो. क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1. इसमें सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है, एक एक लाइन के आंसर्स है. हाँ. सेकेंड वाला बोल रहे चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5. बिटवीन बोला है तो उसको नहीं लेंगे. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और a box containing 5 green and 3 red balls. One ball is drawn at random. तो green 1, green 2, green 3, green 4, green 5. red 1, red 2, red 3, red 4, red 5. ऐसा कैसे लिखेंगे उसको लिख के बता रहा हूँ. G1, G2, G3, G4, G5, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. ठीक है.
Question number 3. In a village fair, there are 3 popular snacks available: samosa, pakoda, and bhaji. For drinks, villagers can choose either chai or lassi. List the sample space of all possible snack and drink combination a person can have. तो समोसे के साथ क्या क्या आ सकता? चाय, G1, G2, G3, G4, G5, R1, R2, R3. अब इसमें कैसे आएगा? सैंपल स्पेस लिखना है ना, समोसा चाय, कॉमा समोसा लस्सी, फिर पकोड़ा चाय, पकोड़ा लस्सी. जितने आउटकम्स हैं सब लिखने पड़ते. आप पहले लिखो ऊपर. हाँ, पहले ऊपर लिखेंगे. हाँ, लिख सकते लिख सकते. भजी चाय और भजी लस्सी. अब इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पकोड़ा चाय या भजी और चाय. बारिश का टाइम है तो है न? और अगर ज्यादा धूप का समय है तो फिर समोसा लस्सी. अपने पास आइसक्रीम नहीं है ना, उसमें इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी वजह से इम्पॉसिबल इवेंट लिखना पड़ता, बताना पड़ता है. तो वो बोलते ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या. जाते ना शादी में, वो पूछते अरे यार ये नहीं रखा आपने, है ना, रबड़ी तो रखना ही था, मेवा तो रखना ही था. इम्पॉसिबल इवेंट. जो सैंपल स्पेस में अवेलेबल है उसी में से आप ले सकते हैं. तो अपन ने क्या करा, पहले के 3 थे, बाद के 2 थे. तो 3 वाले जो थे ना, पहले वाला 1 को 2 के साथ, फिर दूसरे को 2 के साथ, तीसरे को 2 के साथ लगा दिया. तो अपने पास टोटल 6 आउटकम्स आ गए. अब वो बोल रहे हैं कि लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक. समोसा एज अ स्नैक लेंगे तो समोसा चाय, समोसा लस्सी. लिख लिया? अब ये हो गया हमारा राइटिंग ऑफ सैंपल स्पेसिस. ये हम ऑलरेडी करते आ रहे थे, ये वापस करा अपन ने. इसके पहले भी ये वाला अपन ने देखा ही था. अगर अपन ऐसा करते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया और अगर अपन ने एक डाइस को रोल किया तो क्या पॉसिबल है. बिटवीन नहीं आता कभी भी. अगर आप बोलेंगे इंटीजर्स फ्रॉम -5 टू 5 लेंगे तो आप -5 और 5 को इंक्लूड करते हो. जब भी बिटवीन बोलते हैं तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते. लिख लिया? हर एक इसमें ऐसे लिखना है बिकॉज इट इज सैंपल स्पेस. चलो लेट अस गो फॉर एक्सरसाइज सेट 7.4. इसमें हमने कोई ट्री डायग्राम निकालना है. देखो, देयर आर 2 फ्रूट बास्केट्स ए एंड बी. एक बास्केट है ये वाला ए और एक बास्केट है इधर का बी. ये हमारा जो है एक मल्टी स्टेप वाला पॉसिबिलिटी है. अब वो बोल रहे देयर आर 2 फ्रूट बास्केट्स ए एंड बी. बास्केट ए हैज 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस. बास्केट ए के पास में क्या क्या है? 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस. 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस. और जो बास्केट बी है उसमें क्या है? 1 बनाना एंड 1 मैंगो. ठीक है.
अब अगर आप चूज करने के लिए जा रहे हैं दोनों में से कोई भी एक, आप चूज करेंगे इसमें से एक या इसमें से एक, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ड्रॉ ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट्स, यू रैंडमली पिक वन फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट, दोनों में से एक एक बास्केट में से एक एक फ्रूट आपको उठाना है। तो चांसेस क्या है, इसमें से एप्पल आने के चांस क्या होंगे, 1/3, इसमें से एप्पल के चांसेस कितने हैं और मैंगो के चांसेस कितने, मैंगो है ना, ऑरेंज, ऑरेंज के चांसेस कितने हैं, अब इसमें से बनाना के चांसेस कितने हो जाएंगे और मैंगो के, अब लिस्ट द सैंपल स्पेस, वो बोल रहे एक एक फ्रूट आप पिक कर रहे हो, सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है देखो। हाँ एक बास्केट है, बास्केट में से क्या आने वाला है, हाँ आपको कुछ अलग तरीके से दिया है तो एक बार बता दो, प्रोबेबिलिटीज निकाल निकाल के लिख करके दिया है, 7.4 का पहला वाला, हाँ ठीक है, बाकी उन्होंने एप्पल का क्या है, ऑरेंज का क्या है वैसा। ये देखो ये हमारा एक नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद में जब आप बोल रहे हैं कि चूज करने के लिए क्या पॉसिबल है, पहले ये लिख लो, फिर चूजिंग के लिए पॉसिबल क्या क्या है वो बताता हूं। आप अगर पहले वाले में से, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7.4 का 1 है। बास्केट के लिए अपने पास चांसेस क्या क्या है, ए चांस है बी चांस है, ए में लिया अगर एप्पल तो 1/3 है और ऑरेंज लिया तो 2/3, बी में एक लिया बनाना तो 1/2 या फिर ऑरेंज लिया तो 1/2। अब वैसे अगर अपन देखें तो मल्टी स्टेप में क्या क्या पॉसिबल है वो अपन चेक कर, ताकि फिर अपन उसके हिसाब से अपना सैंपल स्पेस बनाए। ठीक है, अब देखो सैंपल स्पेस बनाने के लिए टी डायग्राम कैसा आएगा वो बताता हूं। आपने क्या करा, यहां पे आप खड़े हो, समझ लो इवेंट के लिए बनाया क्या बचा है, लिख लिए। अब यहां पे ऐसा है कि आप गए बास्केट 1 में, बास्केट 1 में आपने जो है सबसे पहले चूज किया एप्पल, बास्केट 1 में आपने क्या चूज किया, एप्पल। फिर आप बास्केट 2 से क्या क्या चूज कर सकते, या तो बनाना या तो, है ना। अब बास्केट 1 से आपने ये चूज किया, फिर यहां से आप आए बास्केट 2 के अंदर हमारे के लिए क्या पॉसिबल है, या तो बनाना है या तो मैंगो। तो अगर हम लोग सैंपल स्पेस के लिए बात करें तो क्या क्या पॉसिबल है, एप्पल के साथ बनाना और एप्पल के साथ मैंगो। फिर वही अगर बास्केट 1 के अंदर अगर हमने क्या चूज किया, ऑरेंज, ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2, तो उसके साथ फिर अगर मैं बात करता हूं आगे बास्केट 2 के लिए, तो आई विल हैव अगेन बनाना एंड मैंगो। तो वो सैंपल स्पेस में हम लोग इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से अपन जो है सैंपल स्पेस के लिए अपना ट्री बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस के लिए क्या आएगा आगे, अगर मैं चूज करता हूं ऑरेंज 1 तो उसके साथ में आया बनाना, या फिर ऑरेंज 1 के साथ में मैं चूज कर सकता हूं मैंगो। फिर ऑरेंज 2 अगर है मेरे पास उसके साथ मैं चूज कर सकता हूं बनाना, या फिर ऑरेंज 2 के साथ मैं चूज कर सकता हूं मैंगो। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस, ये क्या हो गया मेरा सैंपल। चलो लिखो,
एक से शुरू किया तो ऑटोमेटिकली सेकंड का हो गया। आप वैसे ही है ना, अगर आप बास्केट 2 से शुरू करोगे तो भी आपको यही आएगा। अगर आप बास्केट 2 से शुरू करके बोलते हैं ऑरेंज 1 लिया, तो ऑरेंज 1 के साथ में बनाना, ऑरेंज 1 के साथ में मैंगो, बस वैसे ही होगा, वो आगे पीछे होगा और कुछ नहीं। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास में मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट या मल्टी एक्सपेरिमेंट्स है, एक के बाद एक अपन चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे? नहीं, वो नहीं ले पाएंगे अपन। उन्होंने अपने को स्पेसिफिकली बोला है कि एक में से एक ही उठाना है अपने को। अगर ऐसा बोलते कि कोई भी दो हम लोग उठा सकते हैं तो बात अलग था। वहां पे बोला ये कि यू रैंडमली पिक वन फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग वन एप्पल एंड वन बनाना? वन एप्पल एंड वन बनाना, ये एक ही ऐसा है हमारे पास। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से कितने चांसेस है मेरे पास आने के? एक। इवेंट का जो हमारा सैंपल स्पेस है दैट इज एप्पल एंड, क्या चूज करना है? एप्पल बनाना ना, एप्पल और कॉमा बनाना। यहाँ पे n ऑफ s आ गया आपके पास 6, यहाँ पे n ऑफ e आ गया 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज n ऑफ e अपॉन n ऑफ s विच इज 1/6। चलो लिख लो। हाँ, आप कैसे भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए और सामने समझ में आना चाहिए टीचर को, और कुछ भी नहीं। जो चेक करने वाले हैं उनको समझ में आना चाहिए कैसे बनाया आपने। इसको और भी तरीका है कि आप पहले चूज कर रहे, बास्केट 1 लिख रहे, फिर एप्पल लिख रहे, फिर उसके आगे बास्केट 2 लिख करके बाइफर्केशन दे रहे, फिर इसमें बास्केट 1 से फिर आगे जा रहे हैं आप, वहां पे आप दूसरा दे रहे और फिर बाद में बाइफर्केशन दे रहे, वैसा भी चलता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। क्लियर है? अब आप सिर्फ कल आते तो उसके पहले क्वेश्चंस कौन से करके लाना बताता आपको। हो गया, ये एंड ऑफ चैप्टर पे आ गए अपन। हाँ आना ही है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वी कैन टेक एन आवर ऑफ क्लास इज सफिशिएंट फॉर मी, 40 मिनट्स में भी हो जाएगा। तो मैं सर को बोल दूंगा, सर साइंस का भी शायद लेने वाले ऐसा बोल रहे थे मुझे, तो मैं चेक कर लेता एक बार।